नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। हिंदी का जो पेपर है, ठीक है, मेंस में, तो मेंस में आपका 20 नंबर का आता है लेटर। मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 150 मार्क्स का ये हो गया आपका सामान्य हिंदी, और ऐसे हो गया आपका 150 मार्क्स के। इसको आप देखिए, इंग्लिश मीडियम वाला हिंदी में भी लिख सकता है, उर्दू में भी लिख सकता है। हमारे एक फ्रेंड थे, उन्होंने इंग्लिश मीडियम थे बट उन्होंने हिंदी में लिखा था। शायद वो कंफर्टेबल थे और उनके मार्क्स नहीं आ रहे थे, हालांकि उस तरह भी मार्क्स नहीं आए, शायद कंटेंट से प्रॉब्लम होगी। तो सामान्य आप हिंदी देख रहे हैं, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि चीज़ें आती कैसे है। पहले तो आप यही समझ लीजिए। जैसे कि पहला प्रश्न वहां पर आएगा मेंस में कि दिए हुए खंड का अवरोध एवं प्रश्न उत्तर, ठीक है। इसमें 3 प्रश्न आएंगे। पहले में पूछेगा, पहले तो समझ लो, एक 5 नंबर का आएगा, दूसरा 5 नंबर का आएगा, और तीसरा जो पार्ट है वो 20 नंबर का आएगा। 5 नंबर में आपसे जो है भावार्थ पूछेगा, और अगले 5 नंबर में जो ऊपर पैराग्राफ दिया होगा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और जो तीसरा पार्ट होगा उसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ दे रखा है, तो उसमें कुछ चीजें अंडरलाइन होंगी, तो पूछेगा कि इन रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। जो अंडरलाइन पंक्तियां हैं उसकी व्याख्या पूछेगा। ये होगा आपका 20 मार्क्स का, ठीक है। टोटल हो गया 30 मार्क्स का। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो संक्षेपण पे होगा, और इसमें जो 5 नंबर का, इसमें भी सेम चीज वही है। 5 नंबर, 5 नंबर, और 5 नंबर। 5 नंबर का इसमें शीर्षक आएगा, यानी कि टाइटल, आपको टाइटल बताना है। 5 नंबर का सेम इसी तरह से आएगा कि उपरोक्त कोई दिया होगा जो पैराग्राफ, उसके आधार पे एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तीसरे पे आपको जो है वो संक्षेपण करना है। संक्षेपण करना है, एक पैराग्राफ होगा तो सीधे समझिए, मान लीजिए कि 200 शब्दों का पैराग्राफ है, तो संक्षेपण के लिए सबसे पहले कंडीशन है कि वो 1/3 होना चाहिए। तो कोशिश करिए कि इससे ज़्यादा ना बढ़े, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना बढ़े। आप वहीं पे काउंट करिए, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि ये भी कोशिश करिए कि ऐसे शब्दों का यूज़ करें जो एक लाइन की व्याख्या कर दें, कि ताकि कम शब्द यूज़ हो। तीसरा है कि जो ऊपर पैराग्राफ लिखा गया है उससे कम शब्दों को लेने की कोशिश करें। ऐसा होता नहीं कि ऊपर लिखा है वही नीचे लिख दिए, तो ये काम नहीं करना है। कोशिश ऐसे करनी है, प्रैक्टिस ऐसा करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें आप ऐसा लिखिए अपनी गंदी राइटिंग में कि खुदा ही पढ़े या खुदा जाने, मतलब या तो आप ही पढ़ लो या खुदा पढ़ पाए, उससे अलावा कोई ना पढ़ पाए। तो उसको, वो काम आपको 1 मिनट में करना है, कि ताकि जब आप अपने पेपर मतलब अपने आंसर सीट में लिखो तो लैंग्वेज मेकिंग करने में प्रॉब्लम ना हो, कि ऐसा ना हो कि वहाँ हम सोचते सोचते वहाँ कुछ गलत करते हैं। इसलिए यहाँ पे बना लो, 2 मिनट यहाँ पेपर लिखने में लगेगा, 10 मिनट आप पहले सोच लीजिएगा संक्षेपण पढ़ के कि कह क्या रहा है, कई बार पढ़िएगा, टाइम बहुत होता है। हिंदी के पेपर में और एस्से के पेपर में बहुत टाइम है। बहुत अच्छी राइटिंग में पेपर करना है, बहुत सुंदर सुंदर लिखना है। जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, अचानक अच्छी नहीं हो सकती है, तो कम से कम साफ सफाई पे ध्यान दे, वर्ड्स के गैप पे ध्यान दे, मात्रा पे ध्यान दे। और हिंदी में जो पीसीएस का पेपर होता है उसमें बहुत लिबरल मार्क्स मिलते हैं। आरओ में थोड़ा टफ होता है, लेकिन यहाँ पे लिबरल मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद है आपका ये आ, सरकारी सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश। आज मैं आपको कार्यालय आदेश कराऊंगा। इससे पहले एक वीडियो में मैं सरकारी चीजें बता चुका हूँ सरकारी पत्र के बारे में। कार्यालय आदेश होगा, अधिसूचना है, परिपत्र है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें डिफरेंट टाइप से आता है, या तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट मोड में आता है। जैसे कि पहले से वो डायरेक्ट आपसे थ्योरी पूछ लेगा, परिभाषा पूछ लेगा, कि मान लीजिए शासकीय पत्र की परिभाषा दीजिए, शासकीय पत्र की विशेषताएं बताइए, शासकीय पत्र एवं अर्धशासक सरकारी पत्र में क्या अंतर है, शासकीय पत्र का या सरकारी पत्र का प्रारूप बताइए, सरकारी पत्र का एक उदाहरण दे के समझाइए। दूसरा ये हो सकता है कि आपको कंडीशन दे दे। जैसे मान लीजिए कि कोई कंडीशन, जैसे अधिसूचना है, सपोज आपको कंडीशन दे दिया कि अधिसूचना को परिभाषित करते हुए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षकों की सेवानिवृत्ति व्यय बढ़ाने के संदर्भ में एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार कीजिए, ठीक है। तो प्रारूप तैयार करना है। इसमें बहुत ज्यादा आपको, अब देखिए इसमें प्रारूप है लेकिन इसने कंडीशन दे रखा है, तो इसमें आपको थोड़ा लिखना ही पड़ेगा। इसलिए अगर आपको कंडीशन दे करके प्रारूप कह रहा है तो आप लिखो, नहीं तो इन जनरली क्या होता है कि प्रारूप मतलब होता है कि आप बस मैं बताऊंगा अभी ऊपर तो उसको समझिएगा। फिर ये है पोर्शन ये, ठीक है। अब देखिए ये जो पोर्शन है ना, यहां से लेकर के यहां तक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपका आता है 90 मार्क्स का, नंबर यहीं से अच्छे उठते हैं। अब ये जो है शब्द ज्ञान एवं प्रयोग का, इसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय आता है, यह आपका आता है 10 नंबर का।
जैसे या तो उपसर्ग दे देगा, मतलब कोई शब्द दे देगा, उसमें पूछे कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सा प्रत्यय लिखा है, या तो आपको कोई शब्द दे देगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई शब्द दे दिया, ठीक है, ये क्या हो गया, इससे कौन सा शब्द बनेगा, तो इससे अधिवेशन बन जाएगा, ठीक। ये आपका क्या हो गया, ये आपका उपसर्ग हो गया, उपसर्ग से बनने वाला शब्द क्या हो गया, अधिवेशन हो गया। जैसे मान लीजिए आई हो गया, तो आई में क्या हो जाएगा, आपका पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है। आइन से क्या हो जाएगा, ठकुराइन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो शब्द है, या तो उससे आपको उपसर्ग या प्रत्यय बताना है, या उपसर्ग या प्रत्यय दे रखा होगा उससे आपको शब्द बनाना है। इस तरह की चीजें होती है। विलोम आता है 10 मार्क्स का, जो इजी होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। विलोम जैसे आवरण, अनावरण, ठीक है, आहूत, अनाहूत, मूक, वाचाल, इस तरह का आता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आएगा, ये भी आपका 10 मार्क्स का होता है। जैसे आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी, संध्या और रात का समय, गोधूली, हमेशा रहने वाला, शाश्वत, वर्ण से परे हो, वर्णातीत, ये सब चीजें याद करने वाली है। फिर आएगा वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, ये आपका आता है 10 नंबर का, जिसमें 5 नंबर का सेंटेंस में आता है और 5 नंबर का जो है वर्ड्स में आता है। 5 नंबर से आएगा, जैसे मान लीजिए आंखों से देखी घटना है, तो उससे गलत शब्द है। निरपराधी हो गया तो निरपराधी गलत शब्द है, निरपराध होता है। अनेकों आ गया तो नहीं अनेक होगा, है ना। अधिकांश, भाग आ गया तो अधिकांश के साथ भाग नहीं लगता, दोनों एक वर्ड की पुनरावृत्ति होती है, तो एक कोई एक शब्द हम लेंगे। तो ये सेंटेंस वाला हो गया। ये सब चीजें आपको लिखनी है, टिक नहीं मारना है। फिर दूसरा होता है कि जैसे मान लीजिए गलत आपको दे देगा, ऐसे लिख देगा कवित्री, आपको एग्जैक्ट वर्ड बताना है, तो क्या होता है एग्जैक्ट वर्ड, कवियत्री। फिर को मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री समथिंग। छोड़ो, अच्छे एग्जाम्पल में भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। कवियत्री होता है बोलने में। और जैसे आपका ये हो गया, सपोज आपको ऐसे दे दिया है कि पूजनी, ठीक है, तो एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है, पूजनी। जैसे आपको दे दिया मान लीजिए सौजन्यता, तो एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है, सौजन्य। वैसे इसका यही होता है, कवयित्री, ठीक है, कवयित्री, पढ़ने में कवयित्री, इसी तरह से आएगा। उसके बाद अगर बात करें तो आपका आता है लोकोक्ति और मुहावरे। ये आपका जो पार्ट है, ये आपका 60 मार्क्स है। ये एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ। ये जो आपका पार्ट है, ये आपका है 60 मार्क्स का, ठीक है। इसमें कोशिश करना चाहिए कि आपके 48 से 50 सही हो, तभी आप 100 प्लस आ पाओगे। हमने 104 जब लाया तो पेपर भी बड़ा टफ ही था, और बहुत सी चीजें हुई थी, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत आराम से नंबर मिल जाते हैं हिंदी में। ये आपके 48 से 50 आपको इसमें लाने हैं। लोकोक्ति और मुहावरे, इसका बहुत अच्छा वेटेज है, ये 30 मार्क्स का आता है, ठीक है, 30 मार्क्स का आता है ये। इसमें और इस वाले में ये मैं आपको पूरा अच्छे से करा दूंगा। कोशिश यही होगी, पॉसिबल हुआ कि जैसे मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं, तो आपको में से 10 में से जो है 7-8 मिल जाए, ठीक है। और इसके लिए हम पूरा कोई ग्रंथ नहीं लिखवाएंगे, वो सब बेवकूफ़ी है कि 2000 मुहावरे दे दो तो 20 तो आ ही जाएंगे, उसमें 10 आ ही जाएंगे, वो सब नहीं। सिंपल सा फंडा ये होगा कि कम से कम दो और उसमें कम से कम फंसे, क्योंकि अगर आप 2000 दिए आएगा तो सब, लेकिन याद कितना रहेगा। तो अब आप मीन्स देने जा रहे हो तो आप समझदार हो, आपको पता है कि रियलिटी क्या होती है, ठीक है। तो इसमें जैसे मुहावरे आ जाता है कि नक्खार खाने में तूती की आवाज, ठीक है, तिल का ताड़ बनाना। तो इसका पहले आपको अर्थ लिखना है, उसके बाद इसका वाक्य में प्रयोग करना है। अर्थ पहले एकदम सही होना चाहिए, अगर आप गलत देते हो तो क्वेश्चन जो है वो कट हो जाता है। दूसरी बात है, वाक्य प्रयोग आप अपने शब्दों में कर सकते हैं, कोशिश करिए कि समसामयिक घटनाओं से जोड़ के रखिएगा। और वाक्य प्रयोग ना 1 लाइन का हो, ना 5 लाइन का हो, 2 लाइन का हो, 2.5 या 3 लाइन का हो, ऐसा हो। उसके बाद है कि आप कैसे भी, जैसे आपका सब्जेक्ट है ना, आप ऐसे कोशिश करो जैसे कोई नेता है, आप नेता देख लो, महान विचारक देख लो, एनवायरमेंटल देख लो, इकोनॉमिकल देख लो, जहां पे जो फिट बैठे वहां पे देख लो। आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन में जहां जैसा फिट होता है वहां इस तरह से जैसे तोड़ो, और वो सोचो कि मैं इस अगला वाक्य प्रयोग इस तरह से करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। तो वो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, वाक्य प्रयोग का। अब हम आ जाते हैं ऐसे, देखिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा अच्छा यहीं पे। एस्से पे मेरे हमेशा जो है 95 प्लस मार्क्स रहे हैं, जबकि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि मेहनत की है, लेकिन हाँ, जो की थी वो मैंने, मेरा एक क्षेत्र होता है, मैं हमेशा पकड़ के रखता हूँ, जैसे मैं ये पकड़ता था। तो मैंने कुछ चीज़ें बना रखी हैं, कुछ कोटेशन है, कुछ नोट्स है, कुछ लाइन्स है जिसको मैं याद रखता था और उसी को मैं यूज़ करता था।
दूसरी चीज़ में मैं थोड़ा-सा इसको रखता था ध्यान में, इस वाले पार्ट में मेरा ये रहता था, ठीक है? तो इन तीनों को मैं देखता था और आमतौर पे 2 मिल जाते थे, 1 नहीं मिलता था तो उसको लिख देते थे और मार्क्स जो है ठीक-ठाक अच्छे मिल जाते थे, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं होती थी। साहित्य और संस्कृति में आमतौर पे अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर आ गए तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तो सामाजिक भी हम थोड़ा-सा बैकग्राउंड लेके चलते थे, उसका नोट्स बना के रखे थे, उसका वो चीज़ किए थे। साहित्य संस्कृति में जैसे मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद हो गया, गांधी जी तो आप कर लोगे क्योंकि अब एथिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन नॉर्मल चीज़ें पूछे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। लाइक अब नॉर्मल चीज़ें जैसे प्रेमचंद के ऊपर पूछ लिया जो लेकिन पूछता अब नहीं है। आपको नॉर्मल चीज़ें पूछेगा कि साहित्य क्या फ़र्क डाल रहा है, सिनेमा का क्या हो रहा है, साहित्य का समाज में क्या है, सांस्कृतिक अपशिष्ट क्या है, कुछ इस टाइप का आता है। प्राकृतिक आपदाएँ में आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट से भी कंटेंट उठा लोगे थोड़ा बहुत, उसके बाद आप इसको फिलॉसफिकल टच दोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कोटेशन का यूज़ करोगे, संस्कृत कोटेशन यूज़ करेंगे, कुछ कोटेशन यूज़ करेंगे, वो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा, ठीक है? आप यहाँ पे अच्छा कर सकते हो। कृषि में आमतौर पे जो देखा है मैंने वो ऐसे ही आते हैं कि किसानों की समस्याओं से लेकर के या किसानों के उत्पादन बढ़ाने को लेकर के। कृषि क्षेत्र में नवाचार यानी कि इनोवेशन को लेकर के या किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, किसानों की समस्याएँ क्यों हैं या मान लीजिए आजकल चल रहा है किसानों में बढ़ता रसायन का प्रयोग, तो रसायन का प्रयोग की बजाय जैविक खाद का इन सब का कैसे प्रयोग करें और किस तरह से आगे बढ़े वो चीज़ आता है, ठीक है? और ये चीज़ हम कम छूते थे क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा योजना और इन सब का ध्यान रखना पड़ता था कि आप कैसे करोगे। 700 वर्ड्स का होता है और कोशिश ये करते थे कि जितना कॉपी मिला है, ठीक है? सपोज़ जितना भी पेज है, 21 पेज है, 20 पेज है, जो भी है, तो बड़ा-बड़ा, सुंदर-सुंदर, अच्छा-अच्छा लिखते थे कि पेज कंप्लीट हो जाए। आपको जैसे कि 5 पेज मिलता था, तो मेरा हर एक एस्से, हर एक उतना ही बराबर रहता था। तो वो चीज़ आप करिएगा, आप पूरा भरिएगा, उसको छोड़ना नहीं है। एस्से है तो आप 700 ही शब्द लिखिए, उससे कम ज़्यादा का मतलब ये है कि ठीक है, 700 से कम तो ना ही हो, 720 हो जाता है, चल जाता है, 680 भी चलो ठीक है। 80 होने पे तो मान लो पहले ही कम लगने लग जाएगा, लेकिन ऐसा लिखेंगे ताकि भरा-भरा भी दिखे, अच्छा दिखे, सुंदर-सुंदर और बार-बार ऐसे ऐसे जो है वो ऐसे-ऐसे नहीं है कि आप ऐसे-ऐसे लिखते चले गए, नहीं, ऐसे लिखो, फिर ऐसे लिखो, फिर ऐसे-ऐसे लिखो, मतलब पैराग्राफ चेंज करते रहो, बोरिंग ना हो। उसके बाद नई-नई चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। नई-नई चीज़ें जैसे करंट्स का हो गया, कोई उसकी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, पॉलिटिकल आपका कॉन्स्टिट्यूशन से चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कोई एक्सपेक्ट्स हो गया, परिप्रेक्ष्य जो चीज़ें हो गई, उसको यूज़ कर सकते हैं। किसी कमेटी का रिपोर्ट जहाँ जैसे यूज़ होता है, उसको आप ऐसे में यूज़ कर सकते हो, वो कभी मैं ऐसे का बाद में बताऊँगा। अभी हम लोग फ़ोकस करते हैं इस पे जो जिस चीज़ के लिए आए हैं, कार्यालय आदेश। तो पहले बताते हैं कार्यालय आदेश होता क्या है, ठीक है? मैं थोड़ा इंग्लिश में बता दूँगा बिकॉज़ इंग्लिश मीडियम वाले भी शायद ज़्यादा ही देख रहे होंगे। ये एक प्रकार का सरकारी संप्रेषण है, ठीक है? इसमें किसी कार्यालय के उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थों के संदर्भ में अनुशासन संबंधी सेवा शर्तों, विषयक अथवा दैनिक कार्यालयीय कार्य व्यवहार से संबंधित कार्यवाही संपादित की जाती है, ठीक है? तो आप समझिए क्या है, ये एक प्रकार का सरकारी संप्रेषण है यानी कि कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, ठीक है? कैसा कम्युनिकेशन है? सरकारी, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन में। इसमें किसी कार्यालय के उच्च अधिकारी द्वारा, जो उच्च अधिकारी है वो अधीनस्थों के संदर्भ में अनुशासन संबंधी, सेवा शर्तों, विषयक अथवा दैनिक कार्यालयीय कार्यभार संबंधित कार्यवाही संपादित की जाती है। चाहे तो आप इसमें एक डायग्राम बना भी सकते हो और समझने के लिए भी समझ लीजिए, ठीक है? इसका डायग्राम अगर बनेगा तो ये सबसे बेस्ट होगा, ठीक है? ये आपका एक पिरामिड संरचना हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए जो उच्च हो गया, जो हाईएस्ट हो गया, उच्च द्वारा अधीनस्थों को किसको देगा? ये नीचे अधीनस्थ होंगे ना, तो इनको जो है वो इनके संबंध में कार्यवाही जो है संपादित की जाएगी। कैसी कार्यवाही होगी? अनुशासन संबंधी, सर्विस कंडीशन जो है, सेवा शर्तों मतलब सर्विस कंडीशन, दैनिक कार्यालयीय व्यवहार जो डेली बेसिस पे ऑफिशियल वर्क होता है उसके आधार पे। आप चाहे तो ऐसा बना करके इसको भी इस तरह से भी बना करके ये डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा इनोवेशन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना पाप पड़ेगा, ना नंबर कम मिलेंगे, अच्छा ही मिलेगा, ठीक है? इसका प्रयोग देख लेते हैं। और जैसा पूछे, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में 2 चीज़ लपेट के पूछ ले, तो इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना इनफ है, ये चीज़ इनफ है, उसके बाद विशेषताएँ बता दीजिएगा, ठीक है? छोटा-छोटा करके काम बन जाएगा। प्रयोग क्या होता है? तो प्रयोग देख लीजिए, पहला प्रयोग है कि नियमों की जानकारी, कार्यालय संबंधी नियमों की जानकारी प्रदान करने हेतु अधिकारियों, कर्मचारियों व विभिन्न अनुभागों में कार्य वितरण करने के लिए। कार्य वितरण, वितरण मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कौन सा काम कौन करेगा। अनुभाग मतलब होता है सेक्शंस, कई सेक्शंस होते हैं ना, तो उन सेक्शन के लिए। तीसरा पॉइंट है कि भविष्य निधि से अग्रिम ऋण की स्वीकृति,
भविष्य निधि जो आपका प्रोविडेंट फंड है उससे मान लीजिए अग्रिम ऋण है, ठीक है, एडवांस लोन हो गया तो उसकी स्वीकृति के लिए। चौथा है काम की अवहेलना अथवा लापरवाही की दशा में चेतावनी प्रदान करने हेतु। अगर आप काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, उसकी अवहेलना कर रहे हैं तो उसके लिए जो वार्निंग दी जाती है वो भी कार्यालय आदेश के माध्यम से दी जाती है। अगर बात करें इसकी विशेषताओं की तो इसका संबंध मतलब कार्यालय आदेश का संबंध केवल कार्यालय से होता है। आंतरिक प्रशासन संबंधी मामलों में कार्यालय आदेश जारी किए जाते हैं। जो कार्यालय आदेश है इसका संबंध केवल कार्यालय से होता है, तो जो इसके आंतरिक प्रशासन संबंधी मामले हैं इसी के संबंध में कार्यालय आदेश दिए जाते हैं। उसके बाद कार्यालय आदेश में जो है आपका पदोन्नति यानी कि प्रमोशन, नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट, अर्जित अवकाश की स्वीकृति यानी कि जो आप छुट्टी लेते हैं, ठीक है, एवं अंतर विभागीय स्थानांतरण की कार्यवाही इसी के अंतर्गत संपादित की जाती है। अंतर विभागीय स्थानांतरण मतलब कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर जो होता है उसकी कार्यवाही, ठीक है, जो उसका प्रोसीजर होता है वो इसी के अंतर्गत आता है, कार्यालय आदेश के अंतर्गत। कार्यालय आदेश में किसी प्रकार के संबोधन या सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप प्री लिखेंगे, श्री लिखेंगे, ये सब नहीं, मतलब प्री नहीं होगा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसकी भाषा आदेशात्मक तथा शैली अन्य पुरुष शैली की होती है। देखिए ये हाईएस्ट वाला है, ये अधीनस्थ है, तो भाषा कैसी होगी? आदेशात्मक, ऑर्डर वाली लैंग्वेज होगी और अन्य पुरुष शैली में होगी, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कतिपय विशेष दशाओं को छोड़कर इसे कभी भी न्यायिक वाद योग नहीं बनाया जा सकता। मतलब इस पे कोई अगर बहुत एक्सेप्शन की बात ना हो तो आप इस पे केस नहीं कर सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट पे ले गए या किसी कोर्ट पे ले गए। यह अनुल्लंघनीय एवं दंडकारी प्रकृति का होता है। कार्यालय आदेश मान लीजिए जारी होता है और आप उसका अनुपालन नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं उसमें और उसकी अवहेलना करते हैं, यानी कि जो वो कह रहा है वो आप नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट दिया सकता है, दंडकारी प्रकृति का होता है। उल्लेखनीय है, ये खत्म करने के लिए एक एंडिंग पॉइंट हो गया। उल्लेखनीय है कि किसी कार्यालय में अनुशासन बनाए रखने, सेवा शर्तों के अनुपालन, पदीय दायित्वों का निर्वहन इत्यादि दृष्टि से विशेष महत्व का होता है, ठीक है। तो मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा देते हैं कि ताकि सबसे बेस्ट है रटो, रटने के अलावा मान लो अगर नहीं ध्यान आ रहा है सपोज कि कितना कैसे रटे, समझने के लिए बता देते हैं। तो क्या है ये हाईएस्ट हो गया, ये आपका नीचे वाले जितने भी हो गए ये सब हो गए आपके अधीनस्थ, ठीक है। तो यह क्या है? यह एक प्रकार का सरकारी संप्रेषण है, ठीक है। इसमें अनुशासन, अनुशासन, सेवा शर्तों, ठीक है, और डेली ऑफिस जो दैनिक कार्यालय कार्यभार संबंधित है उनसे संपादित कार्यवाही की जाती है, उससे संबंधित कार्यवाही संपादित की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? नियमों की जानकारी, ठीक है, नियमों की जानकारी प्रदान की जाती है। कार्य वितरण यानी कि वर्क है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है इसके संबंध में जानकारी दी जाती है। प्रोविडेंट फंड से क्या आप ये लिख सकते हो, क्या एडवांस लोन यानी कि अग्रिम ऋण, और अगर आप इसकी अवहेलना करते हो तो आपको चेतावनी प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध केवल कार्यालय से होता है, इसलिए जो भी निर्णय हम देंगे, जो भी आदेश जारी करेंगे वो प्रशासन के आंतरिक प्रशासन संबंधी मामलों से ही रिलेटेड हम आदेश देंगे, इस कार्यालय के अंदर से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो यह कार्यालय आदेश क्यों जारी किया जाता है? जैसे कि प्रमोशन के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए और आपका छुट्टी के लिए, ठीक है, और ट्रांसफर, अंतर विभागीय ट्रांसफर, यहाँ है तो यहाँ मान लीजिए यहाँ से यहाँ भेजना हो, अंतर विभागीय स्थानांतरण की कार्यवाही के अंतर्गत संपादित करने के लिए। और इसमें क्या होता है? इसमें किसी प्रकार के संबोधन या सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है? तो ये ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे जा रहा है तो कैसा होता है? आदेशात्मक होता है, आदेशात्मक होता है और अन्य पुरुष में होता है, अन्य पुरुष शैली में होता है। और इसके बाद जो मैंने बताया था क्या कि जो ऊपर लिखा हुआ है कि ये न्यायिक वाद योग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इस पे केस कर दो जब तक कि बहुत ही वाहियात ऐसा कुछ आदेश ना आया हो। और ये दंडनीय प्रकृति का होता है। अगर आप इसकी अवहेलना करते हैं तो ये जो है ये दंडनीय प्रकृति का होता है। उम्मीद है कि आपको कार्यालय आदेश अच्छे से समझ में तो आ गया होगा। हो सकता है रटने में टाइम लगे लेकिन मोटा मोटा इस तरह से आपको काफी समझ में आ गया होगा। अब हम एक कार्यालय आदेश का एक उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण लेने से पहले हम नमूना को समझ लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, कि ताकि आप फिर देखो प्रैक्टिकल में है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कार्यालय का नाम लिखेंगे। तो कार्यालय का नाम, उसके बाद हमने लगा दिया यहाँ पे डैश डैश डैश, ठीक है।
फिर कार्यालय आदेश संख्या है, कोई मुझसे पूछ रहा था तो मैं बता दूं ये काल्पनिक होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्थान और दिनांक, जो आपका दिनांक जो स्थान हो, जैसे लखनऊ है, जहाँ पे ऑफिस है, मतलब आप ऑफिस की तरफ से लिख रहे हो तो स्थान हो गया, दिनांक हो गया। फिर आपको यहाँ कार्यालय आदेश बीचों बीच में हेडिंग डालनी है, उसके नीचे एक अंडरलाइन करना है। यहाँ आपने लिखना है श्री। श्री जो है वो अनौपचारिक शब्द नहीं है। श्री सम्मान जो लोग, ये नहीं है, आप इसको यूज करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनल किसी के लिए क्या बताया ना, ये पदोन्नति के लिए भी होता है या किसी आदेश के लिए होता है। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति को मान लीजिए आदेश किया जाता है, देखिए लिखा भी हुआ आदेशित किया जाता है। तो श्री डैश 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 को आदेशित किया जाता है, यहाँ पे ये आ गया, ठीक। यहाँ पे हमने ऐसे डैश डैश किया, यहाँ पूर्ण विराम लगा दिया, यहाँ सेकंड पॉइंट डाले। फिर तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित करें, ये पूरा एकदम रट्टा मारना है, कई बार लिखेंगे तब जाके ये पूरा समझ में आएगा। ये तो फिर भी पीसीएस में कम आता है, आरओ में तो बहुत ज्यादा चीजें आती हैं, ठीक है। फिर आपका हो गया यहाँ पे हस्ताक्षर, यहाँ पे नाम, और ये पद नाम मतलब कि पोस्ट का नाम। यहाँ पे पृष्ठांकन संख्या, जो संख्या आपने यहाँ लिखी थी वही संख्या आप यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ डेट डालेंगे। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि को इंग्लिश में बोलते हैं कॉपी। तो ये कॉपी कहाँ कहाँ जानी है उसके लिए भी लिखा गया है कि प्रतिलिपि निम्नलिखित को, यानी कि नीचे जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। यहाँ आप डालेंगे आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम और पदनाम। ये प्रारूप हो गया, कार्यालय आदेश खत्म हो गया। लेकिन जब कोई कंडीशन देके कहता है कि फलाने की तरफ से फलाने को डालना है, तो आपको यहाँ पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर्मेट यही रहेगा, बस कहानी लिखनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर मैं वही कहूंगा कि आपको जो पेपर मिला है उसमें 1-2 मिनट में ऐसा लिखो कि खुदे जानो या खुदा जाने, एकदम गंदी राइटिंग में 2 मिनट में कंप्लीट कर लो, फिर उसको फेयर कॉपी मतलब जो आंसर शीट है उसमें उतारो। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में क्या था कि सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि कार्यालय का नाम डालना है, तो कार्यालय का नाम हो गया लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। जो अच्छा लगा, जो सरल लगा याद करने का, वही मैंने लिखा है, वही मुझे याद है, वही मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये सर्वव्यापी है, एक ही तरह का 10 जगह यूज कर सकते हो, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये आपका हो गया लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। और ये कार्यालय आदेश की संख्या हो गई, ये का संख्या देखिए काल्पनिक होती है, और यही संख्या देखिए यहाँ पे पड़ी होती है, ठीक है। स्थान हो गया प्रयागराज, दिनांक प्रयागराज में ही आपका यूपीपीएससी है। फिर दिनांक डाल दिया 31 मार्च 2021, या जिस दिन एग्जाम है आप वो डाल सकते हो। कार्यालय आदेश लिखे, नीचे अंडरलाइन किया, फिर लिखा समस्त अधिकारियों ऑब्लिक कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 4 अप्रैल 2021 को हजरत अली जन्म दिवस पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आकस्मिक अवकाश की घोषणा की गई, अतः उक्त तिथि को कार्यालय में अवकाश घोषित किया जाता है। सबसे इजी मुझे यही लगा था याद करने वाला, आप भी इसको याद कर सकते हैं कि सबको सूचित किया जाता है इस दिनांक को किसी फंक्शन, जो भी फंक्शन हो उसके लिए आकस्मिक अवकाश की घोषणा हो गई। अतः उक्त तिथि को, किस तिथि को, जिस तिथि की बात कर रहा था, उक्त तिथि को कार्यालय में अवकाश किया था। अवकाश मतलब उस दिन जो है छुट्टी हो जाती है, ठीक है, छुट्टी कर दी जाती है। सिंपल सा हो गया ये। फिर यहाँ पे वही हस्ताक्षर हो गया, यहाँ पे आपको क ख ग लिखना है, ए बी सी लिखना है, जो भी लिखना है वो लिखना है। ए बी सी इंग्लिश में हो जाएगा, इसलिए क ख ग लिखिए, अ ब स लिखिए, जो समझ में आता है वो लिखिए। नाम ना लिखिएगा, अपना नाम या किसी पड़ोसी का नाम ये नहीं लिखना है। हस्ताक्षर क ख ग, और यहाँ लिख देंगे सचिव। याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे डालेंगे पृष्ठांकन संख्या, संख्या जो है वही जो यहाँ ऊपर थी, उसके बाद प्रयागराज, दिनांक पड़ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, जो दिनांक यहाँ थी वही दिनांक देखिए यहाँ होगी। और प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं प्रेषित, इस तरह से हम भेज देंगे किसको, तो यहाँ लिख दिया चलो संबंधित सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण और अनुभाग के सभी अधिकारी। सिंपल सा खत्म हो गया। यहाँ लिखेंगे आज्ञा से, ये हस्ताक्षर हो गया, ये अ ब स हो गया, संयुक्त सूची हो गया। देखिए यहाँ क ख ग कर दिए तो यहाँ अ ब स हो गया, दोनों में अंतर भी आ गया, दोनों की पोस्ट भी अंतर है। ये सेक्रेटरी साहब, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब हैं, ठीक है। तो इस तरह से कार्यालय आदि सब कंप्लीट हो गया। अब मैं खैर ये बता देता हूँ कि जिसको मान लीजिए हिंदी की टेस्ट सीरीज करनी है, तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये देखिए ये चीज अभी शुरू कर रहे हैं जस्ट ये जनरल हिंदी है। इसमें जो आपका
सरकारी पत्र, अर्धसरकारी पत्र, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, 6 तरह के पत्र आते हैं यूपीपीसीएस के मेंस में, जिसमें आमतौर पे तार लेखन से प्रश्न नहीं आता है क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको ये 4-5 चीजें एकदम टंग पे रटा होना चाहिए: सरकारी, अर्धसरकारी, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र। उसके बाद आपका उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, विलोम हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति, मुहावरे। ठीक है, इन सबके नोट्स जो है मैं दे दूंगा आपको पीडीएफ करके, पीडीएफ में चीजें मिलेंगी। संक्षेपण और भावार्थ वाले प्रश्नों की कुछ तरीके बता देंगे, कुछ प्रैक्टिस करा दी जाएगी, उसके आधार पे आपका ये अच्छा हो जाएगा। उसके साथ ही साथ ये है कि सामान्य हिंदी के 5 की जगह 11 है, 11 प्रैक्टिस टेस्ट आयोग की तर्ज पे जो है वो करा दिया जाएगा। पहला टेस्ट जो है वो 30 मई को, दूसरा जो है 10-20-30 तारीख, 10-20-30 तारीख, 10-20-30 तारीख, 10 सितंबर, टोटल 11 पेपर होगा। ठीक है, और जो पीडीएफ मैं दूंगा वो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा हरदेव भारी उठा के दे दे, कोई मतलब है नहीं उस चीज का। जिस तरह से क्वेश्चन के पेपर आते हैं, आप जैसे प्री निकाल के यहाँ आ रहे हो तो आपको बहुत चीजें पता होता है कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है। जैसे कि जीएस का पेपर में कैसे आता था, तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है। तो मैं आपको वो चीजें पूरा प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि मान लीजिए कि आरओ एआरओ में जितने प्रश्न पूछे गए हैं कई सालों में, ठीक है, आपका जो लॉ वाला पेपर होता है उसमें यूपीपीएससी ने पूछा है वो, अपर पीसीएस जो पुराना वाला जो था उसमें जो चीजें आई हैं और जो नई आई हैं उसमें जहां जहां से आया है वहां से, लोअर पीसीएस जो 2015 और 2013 2008 जो पहले यूपीपीएससी कराता था वहां से, ये सब चीजें आपको इकट्ठे करके मैं दे दूंगा। आपका पीडीएफ उसी से तैयार हो जाएगा, सिर्फ यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। उसी से ही आपका जो है 60 में से, पूरी उम्मीद है कि जो तरीके बताएंगे उपसर्ग प्रत्यय छाटने के और जो चीजें करने की चीजें बताऊंगा उससे आप 48 से 50 नंबर बहुत अच्छे से ले जाओगे फ्री फंड में। ठीक है, लेकिन लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हलवा नहीं है, नहीं तो सभी ले आते हैं, जाहिर सी बात है। तो चीजें आपको मिल जाएगी, फर्क यही होगा कि मान लो आप ढूंढते हो, छाटते हो, आपका टाइम जाएगा, या तो आपको किसी ने दे दिया 2000 मुहावरे, इसी सब आएगा, हमको ही पता है भैया सब इसी से आएगा, तो ये बेवकूफी है। सपोज आपको अगर कोई देता है 300-400, आप उसको जो है एक पेज में मान लो कि 80 मुहावरे लिखे हैं, 70 मुहावरे लिखे हैं, 6 पेज का यही हो गया, तो आप उसको कोशिश करो कि ऐसे ऐसे कर लिए खत्म कर लो। वाक्य प्रयोग जो है वो रटा नहीं जाता है, वो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप 200 मुहावरे के आप वाक्य प्रयोग, तो वो अपनी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय की कुछ विधियां होती है, वो विधियां बता देंगे कैसे क्या पहचानना होता है। विलोम रटने एक चीज है, बहुत सरल है। विलोम में तो कोशिश करिए 10/10 आए, एक भी ना छूटे, और ये लगभग 10 में से 10 जो है रिपीटेड ही आता है। अगर आपने बहुत ये सारे जो मैंने बताए हैं उसको ध्यान से देख लिया, वाक्यांश के लिए, शुभ के लिए, लगभग इसमें भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। वर्तनी के लिए मैं जो वर्ड्स वाला है उसको मैं करा दूंगा अच्छे से, आमतौर पर उसी से आपका 5 में से 5 सही हो जाएगा। जो सेंटेंस है उसमें पहचानने का तरीका बता देंगे कि आमतौर पर पूछता कहाँ से गलत है, कहाँ पे ध्यान देना है, तो वो भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो पहला चीज है 60 में से आप 50 लेकर आ जाएं। मुहावरे में से जो आपका है वहाँ 30 में से भी आपकी कोशिश हो कि आपके 24-25 मार्क्स आ जाए। आप यहीं से जब अच्छे नंबर उठा लोगे, सपोज यहाँ अगर आपका जो ऊपर भावार्थ और संक्षेपण है, ठीक है, आपकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, आपकी नॉर्मल हिंदी है, तो आप अगर उसमें से मान लीजिए 35 से 40 पा रहे हो, इधर 60 से 65 कर ले रहे हैं, तो आप जो है यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ 35 आ रहा है तो यहाँ से 65 हो गया, 40 से तो यहाँ 60 हो गया, 100 मार्क्स इसी हो जाएंगे। जबकि इंटरव्यू में चीज नहीं है, इंटरव्यू मान लीजिए आपके मिनिमम मार्क्स या ऑन एन एवरेज मान लीजिए 50 है, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं करूंगा कि किसी के 46 मार्क्स 48 मार्क्स, एक दो नंबर छोड़ दो, मैक्सिमम मार्क्स मान लीजिए 70 है, ठीक है। ये 20 नंबर का जो डिफरेंस है ना, ये यहाँ से दूर हो सकता है। और उसके अलावा एसए के लिए बता देंगे, एसए के लिए कुछ कोर्स होता है जैसे कि माता पृथ्वी पुत्रोभवम, लाइक ऐसे कई सारे कोर्स है, जैसे कि मान लीजिए महात्मा गांधी जी का है, स्वामी विवेकानंद जी का है, वहां बीच में डालते रहेंगे, काम बनता जाएगा। किसी करंट भी लिख रहे हैं तो उन चीज़ों का ध्यान दें, कहाँ क्या चीज़ें प्रयोग होती है, वो चीज़ काम आपकी हो जाएगी। फिलहाल ये चीज़ है, ये हिंदी के लिए है, इसके अलावा जो और है तो वो बाकी जो और चीज़ें हैं वो हिंदी मीडियम के लिए है, वो मैं बाद में बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे देता हूँ, चैनल के नाम पे ही है, आरवी एकेडमी फॉर सिविल सर्विस। सेम जो चैनल का नाम है वही है, सेम चैनल का जो लोगो है वही है। ओके, थैंक यू वेरी मच।